नमस्कार दोस्तों, प्रेप एकेडमी पे आपका स्वागत है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आप हमसे जुड़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। मैं हूं आनंद और आप ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको गैलेक्सी के बारे में, तारामंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज़ों को बताया और आगे उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे ये बताएंगे कि आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें चलेंगी। दोस्तों, हमने आकाशगंगा की बात किया था, ब्रह्मांड की बात किया था और ब्रह्मांड से संबंधित ही कुछ आगे घटनाएं घटती चली जाएंगी जो एक आश्चर्य भी लगता है देखने में और पढ़ने में। आज हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में, अपने सौर मंडल के बारे में, ग्रहों और उपग्रह के बारे में, और सौर ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और कुछ करंट के भी टॉपिक में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जोड़ के बताऊंगा, ताकि अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल आप पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्लस्टर जो होता है वो धूल और गैसों के कण होते हैं जो एक कलेक्टिव एक फॉर्म में रहते हैं, और धूल और गैसों के कण के समूह को ही क्लस्टर कहा गया, जो हमारी आकाशगंगाएं का निर्माण करती हैं। हमारी आकाशगंगा, ये आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। एक सर्पिलाकार होती हैं, वृत्ताकार और वलयाकार, और कुछ अनियमित आकार की भी आकाशगंगाएं होती हैं। तो दोस्तों, आकाशगंगा जो हमारी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसका नाम है मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो क्लस्टर ही, बादलों के समूह को ही क्लस्टर कहा गया, वो आकाशगंगा का निर्माण करेंगी। और आकाशगंगा इन प्रकार के होंगे जिनमें सर्पिला आकार, वृत्ताकार, वलयाकार और अनियमित आकार के होंगे, जिसमें हमारी जो आकाशगंगा कहलाएगी वो मिल्की वे कहलाएगी। और हमारी आकाशगंगा में ही सूर्य एक तारा है जिसका अपना सौर मंडल है। तो दोस्तों, हमने ब्रह्मांड की आगे चर्चा करते हुए बताया कि ये सूर्य जो तारा है उसकी अपनी एनर्जी होती है, और ये आगे भी हम बताएंगे कि सूर्य के में कौन कौन सी एनर्जी होगी, किस तरह से उनकी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी, उसको आगे डिस्कस करते हैं। आइए, तो अगला टॉपिक दोस्तों हम लेते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल में सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य और हमारे 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। प्लूटो एक था जिसको अब ग्रह नहीं माना जाता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हमारे हैं। तो सन जो हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, इसी से सबको एनर्जी मिलती है। सारे ग्रहों उपग्रहों को जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सूर्य के माध्यम से ही मिलती है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य में जो एनर्जी के बनने का जो कारण होता है वो उसके हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक
के कारण होता है। दोस्तों ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि तारों में और सूर्य में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। नाभिक में, जो सूर्य के नाभिक में है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक होते हैं, और जब हाइड्रोजन के एक नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक से जुड़ता है तो वो हीलियम का निर्माण करता है और कुछ एनर्जी को वो प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी ही हमें सनलाइट के रूप में दिखती है, जो वापस हमारी पृथ्वी के पास में आती है और जो ग्रहों को एनर्जी देती है। तो दोस्तों कभी कभी ये कुछ विद्वानों ने कहा था कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की एनर्जी कन्वर्ट होने, हीलियम में कन्वर्ट होते हुए ख़त्म हो जाएगी, तो एक समय के बाद सन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कुछ सन के लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है कि इतने सालों के, इतने अरबों सालों के बाद सन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। आगे देखते हैं कि सूर्य के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आपको दिख रहा है क्लियर? दोस्तों सूर्य है, सूर्य के केंद्र बिंदु जिसको कोर कहते हैं, सूर्य के केंद्र बिंदु जो होता है उसको कोर कहते हैं, और उसके बाहर उसका रेडिएटिव जोन होता है, फिर क्रोमोस्फीयर या फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर होते हैं। सूर्य पर कहीं कहीं आपको सौर धब्बे और सौर कलंक भी देखने को मिलते हैं। सौर धब्बे और सौर कलंक ये निर्धारित करते हैं कि वहाँ का तापमान कितना है। सूर्य के केंद्र का तापमान सबसे ज़्यादा होगा, और जो धब्बे होंगे, जो हल्के धब्बे होंगे, उनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना गया है। और जो क्रोमोस्फीयर के पास और फोटोस्फीयर के पास में, फोटोस्फीयर जहाँ पे इसका तापमान कुछ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना गया है। तो दोस्तों सूर्य में जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण हो रही है। नाभिकीय संलयन आप लोग हाई स्कूल इंटर की क्लास में भी पढ़े होंगे, जहाँ पे ये रिएक्शन का कभी कभी जिक्र किया जाता है कि जब दो छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सन में भी वही प्रक्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन की। हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ के हीलियम के नाभिक बना रहे हैं और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी सभी ग्रहों को और उपग्रहों को मिलती है। सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें उसका केंद्र बिंदु होता है कोर, रेडिएटिव जोन होते हैं, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर होते हैं, और कुछ ये धब्बे होते हैं जिसको कभी कभी कलंक भी कहा जाता है। सौर कलंक कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो सौर धब्बे और कलंक कुछ नहीं, सूर्य के सतह पे जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ सौर धब्बे और कलंक दिखते हैं। सौर धब्बे और कलंक जब पृथ्वी पर से दिखाई देते हैं तो उसका सबसे बड़ा कभी कभी ये एक चीज़ें कभी कभी आता है, करंट में भी आ जाता है, कि उस समय मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से टीवी और रेडियो टेलीविज़न ये सब उनमें गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। तो सौर मंडल के बारे में सूर्य की डिस्कस कर लिया हमने। अब आइए सौर मंडल के अन्य ग्रहों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सूर्य, ये मिटा दें हम, आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। सूर्य की चर्चा हम कर रहे हैं, सूर्य के सौरमंडल की। ये हमारा सूर्य है और इसके 8 उपग्रह होते हैं। यम था, प्लूटो जिसको बोलते हैं, वो अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहला एक ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह की पेटिका पाई जाती है, और उसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि, आगे अरुण और वरुण है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सूर्य से ग्रहों का जो क्रम है वो कैसा किस तरह है। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि पृथ्वी से बाएं क्रम में सूर्य की तरफ और दाएं क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी श्रेणी क्रम लगाइए। तो वो आपके बढ़ते और घटते क्रम में दिख जाएंगे अगर आपको ये याद रहेगा तो। अब दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की पेटी क्या होती है? तो क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में छोटे छोटे जीवाश्म, छोटे छोटे उल्कापिंड, जो छोटे दृढ़ पिंड होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाए जाते हैं, होते हैं। और ये सारे ग्रह और ये क्षुद्र ग्रह, ये सारे सूर्य की परिक्रमा उसके चारों तरफ करते रहते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है, परिक्रमा और परिभ्रमण। तो परिक्रमा जब ये चारों तरफ करेंगे तो उसे परिक्रमा कहते हैं, और जब अपने ही अक्ष पे जब ग्रह घूमता है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो दोस्तों, आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध ग्रह की, एक एक ग्रह को हम बारी बारी से लेंगे। तो परिभ्रमण और परिक्रमण की कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, जिसको रोटेशन बोलते हैं। और एक होता है घूर्णन। तो पृथ्वी जब सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो उसका जो रोटेशन पीरियड होगा 365 दिन होते हैं, और जब अपने अक्ष पे, एक्सिस पे घूर्णन करेगी तो उसका घूर्णन काल होगा 24 घंटे। इसी तरह सभी ग्रहों का घूर्णन काल अलग अलग और परिक्रमण काल अलग अलग निर्धारित होता है। जो ग्रह पृथ्वी से नज़दीक होंगे उनका जो परिक्रमण काल होगा सबसे कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से दूर होंगे उनका घूर्णन काल और परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया कि बुध के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसका परिक्रमण की अवधि जो है सबसे कम है। सबसे कम अवधि में 88 दिन में ये कुछ चक्कर करता है सूर्य का। बुध के पास में, बुध जो है सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं कहलाता है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है ये। उसका कारण ये होता है कि बुध के वायुमंडल में गैस नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म नहीं हो पाता उतना ज़्यादा। और इसका जो तापांतर होता है, तापांतर क्या होता है, दिन और रात के जो ताप का अंतर होता है उसी को तापांतर कहते हैं। तो तापांतर इसका सबसे ज़्यादा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ये कंडीशन है बुध की। आइए हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र की बात अगर लेते हैं दोस्तों, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये होता है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी से क्रम में देखा जाए तो बाएं है, सूर्य से दूसरे क्रम पे आ रहा है शुक्र, और इसको सांझ और भोर का तारा भी
कहते हैं। सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। तापमान ज़्यादा होने के कारण, तब उसका रीज़न है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। आइए पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो पृथ्वी को वो पहला चीज़ तो यही दिमाग में आता है कि क्या है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह इसको कहते हैं। उसका कारण क्या है? पानी। पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। गैसों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति है। वायुमंडल कुछ पार्टों में इसमें होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरह के होते हैं मंडल इसमें। और पृथ्वी पे जीवन है। इन दो ग्रहों पर तो जीवन नहीं था अभी तक। बुध पे नहीं है, शुक्र पे नहीं है, पर पृथ्वी पे जीवन है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब पाए जाते हैं यहाँ पे। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह भी है, चंद्रमा। तो नीला ग्रह है पानी की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल की उपस्थिति यहाँ पर है, जीवन है। और यहाँ एकमात्र जो इसका ग्रह है, जो प्राकृतिक ग्रह है, वो चंद्रमा है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी के साइज में, आकार में और घनत्व में पृथ्वी के बराबर है। और ये भी अपने अक्षांशों पे कुछ झुकी हुई है। जैसे पृथ्वी अपने अक्षांशों पे 23.5 अंश का झुकाव होता है और 66.5 अंश का झुकाव है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो 23.5 अंश का झुकाव अपने अक्ष पर है। उसी तरह मंगल का भी अपने अक्ष पर झुकाव 25 डिग्री के कुछ आसपास है, माना गया है। तो लाल ग्रह है, आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर है और 25 डिग्री के लगभग इसका भी अक्षांश और झुकाव कोण है। इस आधार पे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। जीवन की संभावना हो सकती है। इसीलिए वर्तमान समय में बहुत सारे देशों द्वारा इस पे अपने अपने सैटेलाइट को भेजा जा रहा है और ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि वाकई मंगल पे जीवन है कि नहीं है। तो अभी करंट में थोड़ी देर के बाद मैं अभी पढ़ाऊंगा कि करंट में कि मंगल पे कौन सा यान गया था। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि 2013 में मंगलयान गया था नासा के इसरो के द्वारा और 2014 में पहुंचा था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अभी तक कोई चौथी हमारी विश्व में चौथे हम स्थान पाते हैं जहाँ पे मंगल पे हम अपने यान को भेज सकें। तो आगे हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी की। क्षुद्र ग्रह पेटी हमने बताया क्या चीज़ है। छोटे बड़े जो पिंड है, उल्का पिंड, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह की पेटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ अवस्थित है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे आते हैं कि जैसे उल्का पिंड, उल्काश में क्या है, यहीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं और हम भटक जाते हैं कि ये उल्का पिंड उल्काश में क्या है। क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाए जाने वाले ही जो छोटे पिंड होते हैं उन्हीं को उल्का पिंड कहते हैं। जब ये पृथ्वी की तरफ जब ये आते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी से उल्का पिंड, तो आते समय पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण ये जल जाते हैं और राख जैसे हो जाते हैं और समुद्र में या वायुमंडल में बिखर जाते हैं। जब यही पिंड बड़े होते हैं
तो कुछ पार्ट उसके जल जाते हैं, कुछ नहीं जल पाते हैं, और पृथ्वी की सतह पर जब गिरते हैं तो कहीं पे गड्ढे बना देते हैं और कहीं पे कुछ ज़्यादा ही नुकसान भी कर देते हैं, जिसको कभी कभी मेट्रॉइड्स भी आप लोग सुने होंगे इंग्लिश में। दोस्तों, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी इस समय आप वर्ड को सीखिए, क्योंकि एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है, और कभी कभी चारों विकल्प जो दिए जा रहे हैं उन चारों विकल्प में हिंदी के नाम न होते हुए इंग्लिश के नाम दिए जाते हैं। जैसे अभी समीक्षा अधिकारी का जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है उनकी कौन कौन से वायुमंडल के जो परतें हैं वो हैं। तो उसमें क्षोभ मंडल, सप्तनाम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल ये सब न दे करके इंग्लिश में उसके दे दिया था कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हेमोस्फियर, थर्मोस्फियर, इस तरह के देता है। अगर आप क्षोभ मंडल को नहीं जान रहे हैं कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी के साथ साथ आप उस इंग्लिश के वर्ड को भी जानिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। उल्काश में अगर बड़े पिंड होंगे जो पृथ्वी पे गिरेंगे तो उनको मेट्रॉइड्स बोलेंगे। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन के आता है इन्हीं क्षुद्र ग्रह की पेटियों से ही कि धूमकेतु क्या है। धूमकेतु, धूमकेतु जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। जब सूर्य की तरफ आते हुए, ये मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य की तरफ आते हुआ कोई पिंड अगर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो सूर्य की जो फ्लेम है, इस तरह से फ्लेम उसकी ज्वाला निकलती है, और उसके कारण इसकी एक पूंछ जैसी संरचना हो जाती है। पूंछ जैसी संरचना जो हमें पुच्छल तारा के रूप में, या पुच्छल तारा या धूमकेतु के रूप में दिखाई देता है। इसी को धूमकेतु पुच्छल तारा कहते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी बीच बीच में मैं ले रहा हूँ ताकि वो चीज़ें भी आपकी कवर होती जाएं। आगे हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह की बात कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह चूंकि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, क्रम में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। सूर्य से अगर इधर दाहिने साइड में क्रम लिया जाए तो 5वें नंबर पे ग्रह है। इसके 79 के लगभग उपग्रह हुआ है, और चूंकि बड़ा ग्रह है और क्षुद्र ग्रह की पेटी जो पाई जाती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। शनि की बात करते हैं तो शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय आकार की संरचना होती है, रिंग के आकार की। शनि के भी अपने उपग्रह हैं, कुछ इस समय 82-88 के लगभग ग्रह होंगे, आप देख लीजिएगा करंट में क्या है। और अरुण और वरुण उसके बाद के ग्रह हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनके डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन में ग्रह वो मूवमेंट करता है। शुक्र और हमारा अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण का जो मूवमेंट है वो तो सेम है, वेस्ट टू ईस्ट। जो शुक्र ग्रह है और अरुण है, इन दोनों का जो मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट है, पृथ्वी के विपरीतार्थ। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों कि आखिर कौन सा वो ग्रह है। तो बुध के, सूर्य के बाद बुध है पहला ग्रह, बुध के बाद वाला जो ग्रह है वो, और लास्ट का जो ग्रह है उसके पहले वाला जो ग्रह है वो। इससे आप ये याद ध्यान में आ जाएगा कि ये दो ग्रह जो ईस्ट टू वेस्ट पृथ्वी के मूवमेंट के विपरीत डायरेक्शन में जो मूवमेंट कर रहे हैं वो है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपको सारे टॉपिक। सूर्य की चर्चा किया, सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए, उनके ग्रहों के बारे में बात कर लिए, उपग्रह भी जो प्राकृतिक उपग्रह है वो बात कर लिए, कुछ मानव जनित उपग्रह भी भेजे गए हैं। जैसे शनि पे एक क्वेश्चन आता है बार बार कि शनि पे जो भेजा गया उपग्रह कौन सा है, तो केसनी ग्रह है। अब इसको याद कैसे करेंगे, शनि है तो केसनी, इस तरह से याद कर लेंगे। मंगल पे जो ग्रह भेजा गया 2013 में वो मंगलयान भेजा गया था, जो 2014 में पहुंचा, जो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
और सूर्य के संबंधित एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, सूर्य से एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य किरीट क्या है। किरीट जिसको हम कोरोना बोलते हैं, ये वाला कोरोना नहीं है जो भी बीमारी फैलाया है, ठीक है, ये कोरोना सूर्य का कोरोना है। अब ये सूर्य का कोरोना है क्या, आगे मैं इसको डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता कब है, जब सूर्य को छोटा हो गया, बड़ा बना लेते हैं। सूर्य है, ये चंद्रमा का साइज है, एक्चुअल साइज नहीं है, डायग्राम में मैं ऐसा बना रहा हूं। और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो सूर्य की जो प्रकाश है जो पृथ्वी पर पड़ रहा है उसको चंद्रमा ढक लेता है। तो चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है सूर्य से संबंधित कि उपसौर और अपसौर क्या है। उपसौर अपसौर क्या है, जब पृथ्वी उपसौर और अपसौर में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि क्या है ये। उप से आप याद रखेंगे छोटा, जैसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो ये जब पृथ्वी, ये सूर्य है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, तो जब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए उसके नज़दीक आएगी, तो जो सबसे नज़दीक की कंडीशन होगी उपसौर की घटना होगी। अपसौर की घटना कब होगी, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक दूरस्थम बिंदु पे होगी, तो अपसौर कहलाएगा। एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं पूरा। तो उपसौर और अपसौर होता क्या है, ये हमारा सन है और पृथ्वी इसका दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर होगी तो वहां उपसौर की घटना होगी। ये कुछ 3 जनवरी के आसपास होता है ये घटना। और जो अपसौर की घटना होती है, अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से दूरस्थम बिंदु पे होगी तो अपसौर होगा, और वो 4 जुलाई के लगभग होती है ये घटना। तो उपसौर और अपसौर, उपसौर से याद रखेंगे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से याद रखेंगे उप मतलब छोटा यानी निकटतम बिंदु। अपसौर से याद रखेंगे कि दूरस्थम बिंदु पे जब पृथ्वी होगी तो अपसौर की घटना होगी। ये 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, उपसौर की घटना 3 जनवरी की होती है। तो सूर्य ग्रहण में बात कर रहे थे कि जब चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की सतह से जो आने वाले प्रकाश को ढक लेता है, तो पृथ्वी पर ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण के समय होता क्या है कि जो पृथ्वी, चंद्रमा है, इसके सतह को ढक लेता है, तो सूर्य के ऊपर एक किनारे रिंग जैसी एक संरचना दिखाई देने लगती है, रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, आग के गोले के समान। तो रिंग जैसी एक संरचना दिखाई देगी। ये सूर्य है तो उसके किनारे के भाग में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके पूरे पार्ट को चंद्रमा ढक लेता है और किनारे का पार्ट ही दिखाई देता है। इसी किनारे वाले पार्ट को हम किरीट बोलते हैं। ये दिखता कब है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होगी तो ये किरीट दिखेगा, या कोरोना जिसको बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर की जैसी घटना होगी।
ये जब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय एक्स रे की किरणें उत्सर्जित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नग्न आँखों से आप सूर्य ग्रहण को न देखिए, वरना आपकी जो आँख के रेटिना है वो स्थायी रूप से प्रभावी हो सकते हैं और आपको स्थायी रूप से अंधापन दिख सकता है, जिसको सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आप सनग्लास का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी सूटेबल होता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सूर्य ग्रहण से संबंधित एक अभी जो घटना हुई है उसकी भी हम जिक्र कर लेते हैं, करंट के टॉपिक हैं। हमने आपसे कहा था कि परंपरागत जो टॉपिक है उससे और जो करंट के टॉपिक है दोनों को मैं कोरिलेट करके ही आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए भी आपको ज़्यादा तनाव लेने की दिक्कत नहीं होगी, न ज़रूरत होगी। तो करंट के टॉपिक में आया कि वलयाकार सूर्य ग्रहण आया है। आप लोग न्यूज़ में पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे, ठीक है। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है दोस्तों? वलयाकार सूर्य ग्रहण पूर्व सूर्य ग्रहण की ही स्थिति है, पूर्व सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के वलयाकार सूर्य ग्रहण से को बताने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि सूर्य ग्रहण क्या किन 3 कंडीशन होती है सूर्य ग्रहण की। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, और एक होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जो अभी करंट का टॉपिक है हमारा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य के सतह को पूरी तरह से नहीं ढकता है, उसकी किसी एक भाग की सतह को ढकता है, तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण करेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य के पूरी सतह को ढक लेता है तो उस समय पृथ्वी पे एक छाया के रूप में संरचना दिखाई देती है, उसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और वलयाकार सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पे, काफ़ी दूरी पे स्थित होता है, उस समय जब सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी से जब चंद्रमा दूर होगा, पृथ्वी से दूर जब चंद्रमा होगा तो उस समय जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी वो वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाएगा। आगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण के एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं आपके लिए। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। कंडीशन कब होगी? जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब चंद्रमा सूर्य की सतह को आंशिक रूप से ढकता है, उसकी किसी एक सतह को भी ढकता है, तो उस समय आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। जब चंद्रमा सूर्य की सतह को पूरी तरह से ढक लेता है और जब केवल कोरोना या किरीट का ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, तो उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण जो होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा उस समय जो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा आप, इससे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं। शायद करंट से ये क्वेश्चन अगर संभावना है पूछ दें तो क्या होता है अगर सूर्य ग्रहण से पूछे तो। आगे चंद्र ग्रहण की हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या चीज़ है। तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करते हुए दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेरिजी, आप लोग सुने होंगे पेरिजी, एक वर्ड आया होगा।
और एक आया होगा अपोजी। ठीक, पेरिजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप चंद्र ग्रहण की घटना को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पेरिजी होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पे होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम बिंदु पे होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम बिंदु पे होगा तो पेरिजी कहलाएगा। अपोजी, जिस तरह अपोजी का नाम से लग रहा है कि अपोजिट, विपरीत, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थम बिंदु पे होगा तो उसे हम अपोजी कहते हैं। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, पेरिजी, अपोजी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या चीज़ है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम बिंदु पे होगा तो पेरिजी होगा, अपोजी होगा। करंट में अभी जब मैं टॉपिक इससे जोड़ूंगा तो ये इसका जिक्र आएगा। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश, ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कर रहा है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण उस पर ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है और उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें चंद्रमा पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाएगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, काली अमावस्या की रात होगी। और जिस समय अर्ध चंद्र ग्रहण होता है उस समय चंद्रमा के कुछ पार्ट पे ही ग्रहण लगता है। अभी बीच में जो करंट हुए घटनाएं वो चंद्र ग्रहण से संबंधित ही थी, कुछ घटनाएं सुपर मून से भी संबंधित थी जो मैं अभी इसमें करंट में जोड़ने जा रहा हूं आपसे। सुपर मून की घटना, ये भी चंद्र ग्रहण से ही संबंधित था। सुपर मून क्या होता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो उस समय चंद्रमा जो है काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देने लगता है, काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम सुपर मून की घटना कहते हैं। इसका नाम अभी गुलाबी मून भी इसे कहा गया, कहीं पे अलग अलग नामों से इसको, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया, बताया गया कि ये है। पर सुपर मून की घटना में क्या होता है कि चंद्रमा काफ़ी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, जिसका इसका साइज और उसकी ब्राइटनेस दोनों बढ़ जाती हैं और काफ़ी बड़ा दिखने लगता है, जिसको हम सुपर मून कहते हैं। जो घटना हुई इस साल, सुपर मून की 3 घटनाएं हुई थी। ये क्वेश्चन में आपके नहीं आएगा इसलिए आप तनाव मत लीजिए। सुपर मून की घटना संबंधित किससे है कि जब चंद्रमा काफ़ी बड़ा और चमकीला दिखाई देने लगता है, जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो उस समय सुपर मून होता है। तो दोस्तों, परंपरागत टॉपिकों की मैंने चर्चा की आपसे, ग्रहण की भी चर्चा कर ली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की भी बात कर लिया और सौर मंडल की भी चर्चा हो गई। एक पॉइंट आपसे छूट रहा है, वो भी करंट का ही है, मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूँ आपसे कि सौर चक्र क्या होता है। शायद यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ ले या यूपी पीसीएस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे पॉइंट बना के कि सौर चक्र क्या होता है। आजकल तो सारे क्वेश्चन पॉइंट में ही आ रहे हैं, 2-3 पॉइंट आ रहे हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सौर चक्र क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य की सतह पे जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैसी फॉर्म होते हैं, तो सूर्य की सतह पे जो गैसी फॉर्म होते हैं उसको हम एक प्लाज्मा के रूप में होता है, और ये प्लाज्मा
जो गैसी फॉर्म प्लाज्मा के रूप में होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और जब सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक चक्र से होकर गुजरेगा तो उसी को हम सौर चक्र की कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है सौर पवन सौर पवन क्या है, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला क्या है, सौर पवन, सौर ज्वाला, इस तरह के कभी कोई पॉइंट आपके सामने न्यूज में दिखेंगे। सौर फ्लेम भी जिसको बोलते हैं, सोलर फ्लेम। तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं या वायुमंडल में वितरित होती हैं उसको सौर फ्लेम कहते हैं, सौर पवन के माध्यम होती हैं। ये तरंगों के माध्यम से चलते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि सूर्य से चलने वाली जो विकिरण ऊर्जा है, सोलर रेडिएटिव एनर्जी, वो उससे हमारी पृथ्वी अपने आप की रक्षा कैसे करती है। तो सूर्य से जो सोलर रेडिएशन चली, सौर प्रकाश, जब ये पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सौर जो फ्लेम होती है, जो इसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इस तरह की रेज होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कर होती है, जिससे हमारी पृथ्वी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है। और सूर्य से जो प्रकाशित ऊर्जा है वो एक्सरे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, विजुअल रे होती हैं जिसको हम देख सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट को रे देख नहीं सकते। इससे सुरक्षा के लिए पृथ्वी के पास हमारा पृथ्वी का खुद का अपना सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों हमने चर्चा कर लिया है सारे टॉपिकों का और आप सीख चुके हैं कि क्या चीज़ें हैं। आगे जो भी मैं पार्ट इसके बाद कनेक्ट करूँगा, जोड़ूंगा आपको अगली वीडियो में। तो सौर मंडल की बात हमने कर लिया है, जिससे कभी कभार एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको आते रहेंगे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझे रहेंगे तो आप आसानी से उसे टिक कर ले जाएंगे। आगे अगली वीडियो में जो मैं चर्चा करूंगा आपसे वो जियोमॉर्फोलॉजी की बात होगी। जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान अगली वीडियो में होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो पे इस तरह से बने रहिएगा और ज्योग्राफी को सीखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ज्योग्राफी पढ़ा जाता है और उसके क्वेश्चन कैसे हमसे सॉल्व होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। प्रेप एकेडमी को जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।